हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का विंग से उड़ान चैनल पर, जहाँ पर आज हम लोग पार्लियामेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 फरवरी को आप लोगों का जम्मू कश्मीर पब्लिक पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है और उसी के रिलेटेड हम लोग हर दिन पॉलिटी का एक चैप्टर समझते जा रहे हैं और उसे सॉल्व भी करते जा रहे हैं और उसका एनालिटिकल पर्पस भी स्पेसिफिक होकर के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जिन्होंने मेरा पुराने लेक्चर्स नहीं देखा है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पुराने लेक्चर्स पे जाएँ, देखें, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिलेगा इस लेक्चर से और काफ़ी चीज़ें आप लोगों के लिए ईजी हो जाएंगी समझना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आप सभी के लिए इस एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा या आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो विदाउट एनी डिले शुरुआत करते हैं और इस लेक्चर की जो भी PDF है वो हमारे टेलीग्राम पर बिलो डिस्क्रिप्शन बिलो मैंशनड है, वहाँ जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट एक हाउस है जहाँ पर बैठ करके हमारे जितने भी लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं कंट्री को लेकर के, वो सभी वहाँ पर बनते हैं। अगर किसी भी चीज़ में मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, उन सब पर काम एक तरीके से वहाँ किया जाता है। एक मतलब समझिए आप कि एक हेडक्वार्टर है, ठीक है, जहाँ पर सारी चीज़ें बनती हैं। यहीं पर सारी चीज़ें आपकी पूरी कंट्री के लॉज, इम्प्लीमेंटेशन, डिस्कशंस, डिबेट्स, सब कुछ इसी जगह होता है। और दो कौन से पार्ट्स हैं, जैसे मैं आपको बताया था आप लोगों को, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं लोअर हाउस, ठीक है, और राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं अपर हाउस। डिटेलिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि लोकसभा में क्वालिफिकेशंस क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, राज्यसभा में कैसे डिफरेंट होती है, दोनों का पर्पस क्या है, दोनों में स्पेशलाइजेशन किस चीज़ की है, दोनों के पावर्स क्या हैं, लिमिट्स एम्बिट ऑफ पावर्स क्या है इन दोनों हाउसेस की, ये भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव ऑर्गन मतलब लॉस बनाना लेजिस्लेटिव मतलब लॉस को डिस्कस करना, बनाना, ठीक है। चलिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉन एज वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। ये याद रखिएगा कि पेपर में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। वेस्टमिंस्टर क्यों? वेस्ट से ये मॉडल ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों ने अडॉप्ट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नॉट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, हर चैप्टर में एक आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ को एक आर्टिकल्स के लिमिट में बांधा गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 79 to 120 आर द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डील विद द ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस, पावर्स एंड एवरीथिंग। चलिए, अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बनता किन से है, कौन से वो पावर्स हैं या जो लोग हैं जो कि इंपॉर्टेंटली काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पार्लियामेंट को, ठीक है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ द पीपल। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी अपॉइंट करते हैं, निकालते भी उन्हें। हाई कोर्ट का भी जजमेंट जो होता है, गवर्नर भी जो होता है वो भी हाई कोर्ट करते हैं, लेकिन वो स्टेट हाई कोर्ट का जो रिमूवल प्रोसेस होता है वो भी हमारे प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। तो प्रेसिडेंट इज़ अ वेरी पावरफुल पोजीशन इन आवर कंट्री, बट इट्स अ नॉमिनल हेड, एक नॉमिनल हेड है वो। उनके पास कोई ऐसे पावर्स और रेगुलेशंस नहीं है कि वो पार्लियामेंट में बैठ करके लॉ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वाई? बिकॉज वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट के पास अल्टीमेट अथॉरिटी है, पावर है, प्रेसिडेंट के पास नहीं है। जैसे कि US हो गया, बराक ओबामा आप सभी जानते हैं, ही इज़ अ प्रेसिडेंट, ही वॉज अ प्रेसिडेंट, ही हैड एवरीथिंग इन द पावर बेसिस, नॉट द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चलिए, तो प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। याद रखिए ये सब चीज़ें, ठीक है। चलिए, हाउस ऑफ द पीपल दैट इज लोकसभा, ठीक है। चलिए, हिंदी नेम्स राज्यसभा एंड लोकसभा अडॉप्टेड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद नहीं रखना है। राज्यसभा इज द अपर हाउस, बता चुका हूँ। लोकसभा इज द लोअर हाउस, ये भी बता चुका हूँ। चलिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एज अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट्स असेंट। पहले ही मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने के लिए अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास है? एंड में जिसका सिग्नेचर चाहिए, जिसका विल चाहिए, दैट इज द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट कोई भी बिल बनाता है, कोई भी लॉ निकालता है, तो एंड में प्रेसिडेंट साहब ही हैं जो उसे मंजूरी देते हैं। चलिए, याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ आवर पार्लियामेंट। चलिए, he summons and prorogues both the houses।
Dissolves the Lok Sabha, addresses both the houses, issues ordinances when they are not in session and so on. He summons and prorogues. इसका मतलब ये है कि जब भी एक नया सेशन आता है लोकसभा, देखिए क्या है, लोकसभा का इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में. जैसे कि मोदी साहब हैं, ठीक है, मोदी साहब आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में 5 सालों के लिए. इसके बाद दोबारा इलेक्शंस होंगे, दोबारा इलेक्शंस के बाद दोबारा लोकसभा में इनकी मेजॉरिटी साबित होगी और ये दोबारा गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे. तो लोकसभा 5 साल में अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, मतलब कि फ्रेश अलॉटमेंट होते हैं 5 साल के बाद. वही यहाँ पे कहा गया कि एड्रेस बोथ इशूज ऑर्डिनेंस व्हेन दे आर नॉट डिसॉल्व्स द लोकसभा, कि लोकसभा अपने आप खत्म हो जाता है, खुद ब खुद खत्म हो जाता है 5 साल के बाद. अब नया गवर्नमेंट वहाँ पर फॉर्म होगी, मेजॉरिटी आएगी और वो लोकसभा एक नया सेशन चालू होगा. ही समन्स एंड प्रोरोग्स मतलब कि ही ऑर्डर्स, ही आस्क्ड देम टू इनिशिएट द डिस्कशंस अबाउट द बिल्स. ठीक है, ही प्रोरोग्स मतलब कि कभी कभी वो आकर के जो एक सेशन चल रहा होता है उसमें लाइक कि जो भी होता है ना वो इनके ऑर्डर से होता है वहाँ पर, इन द प्रीवियस नेम ऑफ प्रेसिडेंट. बस इतना है इसमें, ठीक है. चलिए, इन दिस रिस्पेक्ट द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलाइड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न रादर देन द अमेरिकन पैटर्न विच इज़ नोन एज कांग्रेस. हम लोगों ने ब्रिटिश पैटर्न अपनाया है. पार्लियामेंट जो है ना हमारा स्ट्रक्चर जो है, पार्लियामेंट स्टाइल जो हम लोग कर रहे हैं जिस तरीके से प्रोसीजर जो है हमारा, इसका ये हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है, अमेरिका से नहीं लिया है. यूएसए का हम लोगों ने पैटर्न अडॉप्ट नहीं किया, ये याद रखना है. सो क्वेश्चन विल बी लाइक कि विच वी हैव अडॉप्टेड अ पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम विच ऑफ अबव द कंट्रीज, दैट इज अमेरिकन लेजिस्लेचर, ब्रिटिश लेजिस्लेचर, ठीक है, और भी 2 कंट्रीज के नाम से, तो आपको याद रखना है ब्रिटेन. चलिए, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा. अब देखिए कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा का पहले देखते हैं. ठीक है, राज्यसभा ने बताया आपको क्या इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग अपर हाउस. ठीक है, ये बोला जाता है अपर हाउस, ये याद रखना है आपको. विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अपर हाउस, दैट इज राज्यसभा. विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ लोअर हाउस, दैट इज लोकसभा. द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250, आउट ऑफ विच 238 आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. देखिए टोटल सीट्स 250 है. ठीक है, 250 में से आपका 238 प्लस 12, इस तरीके से समझिए 238 तो हो गए आपके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज. और यहाँ पर आपका जो भी आता है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर के आता है. मतलब कि जैसे कि जैसे कि नरेंद्र मोदी है, ही वॉज द फेस ऑफ द बीजेपी, तो उन्हें वोट किया गया, तो ही वॉज द प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, उन्होंने मोदी को खड़ा कर दिया था. तो द गवर्नमेंट फॉर्म बाय द बीजेपी, ठीक है, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन से आए थे, लोगों ने वोट किया था. लेकिन राज्यसभा में जो भी मेंबर्स हैं वहाँ पर वोट कोई भी नॉर्मल सिटीजन नहीं करता है, ये इनडायरेक्ट वोट होता है. ठीक है, चलिए, एट प्रेजेंट द राज्यसभा हैज़ 245 मेंबर्स. आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी टोटल कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं राज्यसभा के, तो याद रखिएगा 245 इज द टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स. ठीक है, जिसमें 233 मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. ये जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं ना, ये होते हैं प्रेसिडेंट साहब इन्हें चुनते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा किसी आर्ट, लिटरेचर या किसी एक स्पेशल स्किल्स उनके पास कुछ ऐसे हैं, चाहे वो साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, लेकिन वो एक आर्ट एंड लिटरेचर से रिलेट करते हैं जहाँ पर उनकी क्रेडिबिलिटी है, उस पर्सन की स्पेशल स्किल्स हैं उनके पास. वो 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट चुन लेते हैं अपने हिसाब से. ठीक है, 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. देखिए दोस्तों, हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि 11th and 12th आर ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी. ये मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया हुआ था. ठीक है, 11th 12th शेड्यूल. ऐसे ही हमारे बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट शेड्यूल में हमारा नेम ऑफ द स्टेट्स होता है, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री. जो भी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज है वो हमारा शेड्यूल 1 डील करता है. शेड्यूल 2 मैंने आप लोग को बताया था, ये याद रखना है दोस्तों. यहाँ पे इन शेड्यूल्स है ना 11 से 12, मतलब शेड्यूल 1 से लेकर के 12 तक, इसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो एक बार याद कर लीजिएगा ये. तो शेड्यूल 2 है वो आपका क्या करता है, मैंने बताया था ना, सैलरीज एंड अलाउंसेस ये डील करता है. जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन सब की जो सैलरीज है वो यहाँ से ड्राइव होती है. किससे? शेड्यूल 2 में मेंशन है कि कैसे ड्राइव करनी नहीं करनी है. ठीक है, चलिए, तो जो राज्यसभा में हमारा इंडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, जो मेंबर्स बनते हैं वो हमारे 4th शेड्यूल से आते हैं. ये 4th शेड्यूल रिलेट करेगा डायरेक्ट यहाँ से, ये याद रखिएगा आप. जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल्स डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स और अपर हाउस मेंबर्स, दैट इज 4th शेड्यूल. इस तरीके से क्वेश्चन आपको याद रखने हैं. ठीक है,
चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स इन राज्यसभा इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मतलब देखिए, ये तो हो गया लोकसभा, ठीक है, एंड राज्यसभा जो प्राइमा फेसी सबसे बड़े हमारे लॉ मेकर्स हैं। अब स्टेट लेवल पे आएंगे, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिसाब हो गया सेंट्रल लेवल पर। अगर स्टेट लेवल पर आएंगे तो यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर क्या है हमारा, लोकसभा की तरह हमारा है स्टेट असेंबली, जैसे आप लोग के JNK में है वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे कि राज्यसभा है वैसे स्टेट लेजिस्लेटिव। ये स्टेट के बेसिस पे, ये सेंटर के बेसिस पे, आपको याद रखना है। ये सेंटर के बेसिस पे लोकसभा है, ये स्टेट असेंबली। वैसे ही इसको भी लोअर हाउस कहते हैं, इसको भी लोअर हाउस कहते हैं, इसको अपर हाउस, इसको भी अपर हाउस कहते हैं। बस ये स्टेट के बारे में बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफर वोट, मतलब वही हुआ कि एक वोट जाएगा, ठीक है, एक वोट हर किसी के मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट, हर एक पर्सन एक ही वोट करेगा। अगर राज्यसभा का भी जो इलेक्शन हो रहा है ना, वो जो इनडायरेक्ट होता है, तो वो करते कौन है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स करते हैं, जो कि ऑलरेडी इलेक्शन करके आए हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं MLA, ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। उसको बोलते हैं MLA। MLA कहाँ बैठता है, स्टेट असेंबली में, ठीक है। चलिए, द सीट्स आर अलॉटेड टू द सीट राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ये तो हर जगह ही आप लोगों को पता है कि 1 मिलियन पॉपुलेशन पहले से हमारा बना होता है, 10 लाख पे एक, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो हमारा सीट्स है वो पॉपुलेशन पर ही निर्भर करता है, डिपेंड करता है कितनी पॉपुलेशन, उसके हिसाब से सीट्स निकाली जाएगी राज्यसभा में। क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। ये देखिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, हर मेंबर यहाँ पर स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लोकसभा में जो है वो ओवरऑल पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट सेक्टर से, लेकिन यहाँ पे जो है स्टेट्स के एस्पिरेशंस को, उनके इंटरेस्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई पॉपुलेशन तो हर स्टेट की अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश हैज़ 31 मेंबर्स वाइल त्रिपुरा हैज़ ओनली 1 मेंबर, ठीक है। तो इस पर नहीं जाना है, मेन क्या है, पॉपुलेशन बेसिस है। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज मतलब जैसे कि दिल्ली हो गया, ठीक है, आपका चंडीगढ़ हो गया, आपका गोवा हो गया। यहाँ पे जो जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं ना हमारे, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी इनडायरेक्टली ही यहाँ पर राज्यसभा में रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट फॉर द पर्पस। ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। चलिए, दिस इलेक्शन इज ऑल्सो हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मैं बता चुका हूँ आपको, जितना पॉपुलेशन है एक स्टेट का, उसी के हिसाब से प्रोपोर्शनल सीट्स बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ आ गया हो जितना मैंने समझाया है। चलिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। आउट ऑफ द 9 यूनियन टेरिटरीज एंड ओनली 3 दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, ठीक है। आप पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइज, हाउ मैनी नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, और विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, ठीक है। तो ओनली दिल्ली, पुडुचेरी एंड आपका स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, सिर्फ इन्हीं तीनों के बाद रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका, थोड़ा याद रखिएगा इसको। नॉमिनेटेड मेंबर्स, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स। मैंने बताया था, हु हैव स्पेशल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस, ये ले सकते हैं, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है यहाँ पर, 12 मेंबर्स, ठीक है। आपको बस इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है। चलिए, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा, राज्यसभा में कितने, 245 थे, याद रखिए प्लीज़, 245 सीट्स थे राज्यसभा में, ठीक है, और 12 थे हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये रहे। वैसे ही लोकसभा में 552 टोटल है स्ट्रेंथ, यहाँ पे 245, यहाँ पे 552, ठीक है। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स वहाँ पे, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स यहाँ भी होंगे आपके, ठीक है। 530 मेंबर्स आर टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, सेम, वहाँ पे 238 था आपका, यहाँ पे 550 है, 530 है। 20 मेंबर्स आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। चलिए, एज पर आर्टिकल 331, 2 मेंबर्स यूज टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मतलब कि जिनका बैकग्राउंड बाहर था, इंडिया से पहले था, राइट, ब्रिटिश ओरिजिन के जो थे पहले से, जिनके मदर फादर या ग्रैंडफादर पहले फ्रीडम के टाइम पे या उसके बाद में वो रिलेट करते थे वहाँ से, बस आपको इतना याद रखना, उनको हम लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये अब डिलीट कर गया गया, इसे हटा दिया गया, अब 2 मेंबर्स नॉमिनेट नहीं होते हैं, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है करने की। चलिए, प्रेजेंटली 545 है, याद रखिएगा, जैसे कि वहाँ पे 245 है राज्यसभा में, यहाँ पे 545 मेंबर्स आर टोटल इन स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, ठीक है। 13 members represent the union territories and 2 Anglo-Indian members are nominated by the president, ठीक है।
2 मेंबर्स होते थे, लेकिन अब ये डिलीट कर दिया गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा। ठीक है, चलिए। तो कितने नंबर ऑफ टोटल सिटीजन? 545। 530 मेंबर्स जो हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 13 जो हैं यूनियन टेरिटरीज को। आपको इतना याद नहीं रखना है, बस आपको इतना याद रखना है 545 है, दैट्स ऑल, और 13 यूनियन टेरिटरीज हैं, दैट्स ऑल। इतना याद रखना है आपको। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड। देखिए वही मैंने बताया कि लोकसभा में मैंने बताया कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है, आप जाते हैं, वोट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और फॉर्म होती है गवर्नमेंट। इसमें इतना ही है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। 18+ कर दिया गया है हमारा एज। अगर आप 18 हैं तो आप वोट कर रहे होते हैं, आपके पास राइट टू वोट है। और वोटिंग करना हम जानते हैं हमेशा कि बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। 21 to 18 मैंने ये भी पहले आपको शायद बताया हुआ था कि पहले हमारा क्या था, 21 साल किया हुआ था, कि मतलब जो 21 का है वही वोट कर सकता है, लेकिन इसको काट करके अब 18 बनाया गया है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 61st अमेंडमेंट एक्ट। ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इसको, इसमें कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं है। 61st अमेंडमेंट एक्ट ने भाई 21 साल था पहले, उसको घटा करके 18 ईयर्स कर दिया है। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अब भाई यूनियन टेरिटरीज को भी रिप्रेजेंटेशन तो इक्वल होना चाहिए ना, चाहे वो स्टेट हो चाहे यूनियन टेरिटरीज हो, क्योंकि यहाँ पे तो पूरी इंडिया की बात हो रही है। तो यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर होता है। ठीक है, लोकसभा में उसके भी यूनियन, जैसे कि हम लोग पढ़ा 13 मेंबर्स आर चूजन। 13 मेंबर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, बस इतना ही है, इतना समझने की जरूरत नहीं, बस इतना ही है इसका कहने का मतलब है। सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा, यहाँ पे भी वही है कि सिस्टम प्रोपोर्शनल इलेक्शन होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है, आप एक ही बार वोट कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा वोट नहीं कर सकते हैं, तो इसमें इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। ईच स्टेट अलॉटेड नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा इन सच अ मैनर द रेशियो बिटवीन नंबर, जो जितनी भी सीट्स हैं और जो पॉपुलेशन है वो इक्वल रहे हर स्टेट के लिए उस हिसाब से, है ना। अब जैसे कि यूपी का बात अलग है, यूपी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया या दिल्ली हो गया, नंबर ऑफ पॉपुलेशन जैसे चेंज होती जाएगी ना, वैसे सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स कम, डिक्रीज या इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब स्टेट को क्या है ना, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बना दिया गया है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि आपने देखा होगा एक सिटी के अंदर 4 तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, 1 2 3 4। मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करने जा रहा हूँ, मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करने जा रहा हूँ, तो उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया गया। टेरिटोरियल मतलब डिवीजन बना दिया गया एक सिटी का, एक सिटी का डिवीजन, पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया गया। ये पॉपुलेशन इधर क्यों हुई, ये इधर क्यों हुई, ये इधर क्यों हुई, तो ये लोग यहीं वोट करेंगे, ये लोग यहीं वोट करेंगे, ये लोग यहीं वोट करेंगे, तो ईजी रहेगा। ठीक है, तो डिवीजन कर दिया है बस हम लोगों ने, समझिए आप इतना। इन ब्रीफ, द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन 2 रिस्पेक्ट्स बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स एंड बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड सेम स्टेट। ठीक है, एक तो डिफरेंट स्टेट्स हो गए और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज उसी स्टेट के अंदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब ये 3-4 स्टेट्स हो गए, अब इसी में 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गई। ठीक है, ये कहने का मतलब है इसका। चलिए, एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन एज असर्टेन एंड द प्रीसीडिंग सेंसस। 2011 के सेंसस, बस आप लोगों को ये याद रखना है कि उसी की पॉपुलेशन सेंसस पे अभी तक वोटिंग पैटर्न चल रहा है। पॉपुलेशन का अभी 2011 सेंसस को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जो जनगणना जिसे बोलते हैं ना, गिना गया, वो 2011 सेंसस पे, ये बार हमारा सब कुछ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी जो रिफॉर्मेशन है वो भी 2011 के सेंसस पे ही बेस्ड है। आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए। रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, मैंने बताया ना सेंसस के बाद रीएडजस्ट करना पड़ता है आपको, क्योंकि भाई मानिए कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी, जो यहाँ पर पहले सिर्फ इतना पॉपुलेशन हुआ करता था, ठीक है, आज पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो गया यहाँ पर, तो भाई डिवीज़न तो चाहिए। और क्योंकि पहले 1-2 मेंबर्स थे रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर, अब इतना हो गया है तो कम से कम 4 मेंबर्स तो चाहिए। और क्या पता ज़्यादा हो जाए, इतना हो जाए पूरा, तो भाई 4 और सीट्स बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पर, समझ रहे हैं, उस हिसाब से इसको कहते हैं रीएडजस्टमेंट। चलिए, इज टू बी मेड इन एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा। ठीक है, पार्लियामेंट इज एम्पावर डिटरमाइन विच अथॉरिटी एंड मैनर इट हैज टू बी मेड। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, पार्लियामेंट के पास अल्टीमेट पावर है। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट है, वही डिसाइड करता है सारा आपका कि पॉपुलेशन के हिसाब से किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवीजन करना चाहिए, पॉपुलेशन के हिसाब से कितने नंबर ऑफ सीट्स होनी चाहिए, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पर्पज़ के लिए, तो इसको रहने दीजिए। 84 ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखिए, ये रीएडजस्टमेंट रेशनलाइजेशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है ना, ये पॉपुलेशन फिगर्स पहले 1991 सेंसस पे था। आज हमारा 2011 पे, लेकिन पहले 1991 पे था। तो आपको ये याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ 2011 याद रखना है। ठीक है, जहाँ सेंसस की बात होगी 2011 सेंसस पे हुआ था। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपका इतना ज़्यादा। ठीक है, ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। चलिए, अब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs। ठीक है,
अब SCs एंड STs आपको पता ही है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो हमारे जो जिनके लिए आर्टिकल्स भी बने हुए हैं इनफैक्ट इक्वालिटी के लिए, तो इनके लिए भी रिजर्वेशन चाहिए। और ये बाबा अम्बेडकर साहब के टाइम से, जब से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है तब से ही रिजर्वेशन दे रखा है। तो लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है, बस आपको इतना समझना है, ठीक है, इतना याद रखना है, इसमें कुछ समझने के लायक है नहीं। दैट इज़ ऑल्सो नॉट, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स भी जो हैं ये इनकी भी सीट्स एक दे रखी है, ठीक है, मतलब इनका भी रिप्रेजेंटेशन है हमारे लोकसभा राज्यसभा में। मतलब कि जो शेड्यूल ट्राइब किसी एरिया के हैं तो वहाँ से भी एक मुखिया आए जो कि इलेक्ट होकर के आए और वो वहाँ की इंटरेस्ट अपने ट्राइब के इंटरेस्ट को सामने रख सके गवर्नमेंट के सामने सेंट्रल लेवल पर, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसमें कुछ नहीं है, ये एक आपको सिंपल एक मेथड है। यहाँ पर ये पूरा एक मेथड बताया कि किस तरीके से चुना जाता है, एक मेंबर जो है वो चुना किस तरीके से जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है। मतलब कि होता क्या है ना कि इसको इतना समझ लीजिए आप ओवरऑल कि जैसे कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आप याद रखिएगा कि लोकसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से ही आपका इलेक्शन होता है, कंटेस्ट होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल मतलब क्या है कि जितनी पॉपुलेशन उसके हिसाब से सीट्स निकाल दी, सीट्स निकालने के बाद भाई वहाँ के लोगों ने करके वोटिंग की, ऑप्शंस लिए। इंस्टीड इट हैज़ अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी, अभी तक हम लोग चल रहे थे कि क्या था, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर ही हम लोग वोटिंग कराते थे सब कुछ। लेकिन अब हम लोग आ गए हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब कि टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि टेरिटोरीज में डिवाइड कर दिया गया है, सेगमेंट्स बना दिए गए, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप गलत बता रहे थे, नहीं गलत नहीं बता रहा था मैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पहले हमारा रखा गया था, जब से टेरिटोरी डिलिमिटेशन का आया कमीशन आया, उसने टेरिटोरीज को डिवाइड किया, पॉपुलेशन को मेजर किया, उसके बाद जाकर के हम लोगों ने ज़्यादा फिजिबल मेथड अपनाया, दैट इज़ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जिसको हम लोग फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं। और ये किसके लिए है? लोकसभा के मेंबर्स के इलेक्शन के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग मेथड्स हैव बीन डिराइव्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, दैट इज टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, दैट्स ऑल, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। एवरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट जोग्राफिकल एरिया, बिल्कुल जोग्राफिकल एरिया को उसी को कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं, तो बहुत कॉमन सेंस समझने की बात है ना। चलिए, ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड। चलिए, जैसे कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ये है तो मेरा एमएलए यहाँ से है, एमपी, समझ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, एमएलए हो गया स्टेट असेंबली, तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का ये एमएलए हो गया। ऐसी पता नहीं कितनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी हुई है एक स्टेट में, समझ रहे हैं ना, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अलग एमएलए होगा, ठीक है। चलिए, ड्यूरेशन ऑफ टू हाउसेज, अब ये चलता कब तक है, दोनों हाउसेज कब तक चलेंगे कब तक नहीं चलेंगे। ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा, देखिए ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा जो है ना, जैसे कि मैंने लोकसभा के बारे में बताया था कि 5 साल पर ये अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। राज्यसभा डिसॉल्व कभी नहीं होती है दोस्तों, राज्यसभा कॉन्टिन्यूस है, मतलब कि 3 साल में अगर बंदा रिटायर हुआ वहाँ से तो ऑटोमेटिकली दूसरा आ जाता है, क्योंकि एक इनडायरेक्ट है, तो ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है राज्यसभा। तो राज्यसभा इज नेवर अ डेड बॉडी, लोकसभा बिकम्स डेड आफ्टर 5 years, राज्यसभा नेवर डेड, इट्स ऑलवेज अलाइव, ये याद रखना आपको, ठीक है। कंटिन्यूइंग चैम्बर, दैट इज परमानेंट बॉडी। However, one third of its member retire every second year, ठीक है। मैंने आपको शायद 3 साल बोल दिए थे, सॉरी मिस्टेक हो गया मेरा। 2 साल में जो है आपके 1/3 मेंबर जो है वो हमेशा डिस्पोज होते हैं और न्यू फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, सीट्स दोबारा से भरी जाती है, ठीक है। 3rd ईयर ही है, लेकिन उसके बिगिनिंग पर 2 साल तक का होता है आपका, ठीक है। 2 साल तक जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते हैं 2 साल के बाद ही। चलिए, जो रिटायरिंग मेंबर्स हैं वो दोबारा एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए। मैं अगर राज्यसभा का मेंबर हूँ तो 2 साल होने के बाद मैं दोबारा री इलेक्ट हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इलेक्ट नहीं हो सकता हूँ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई एज, कोई क्राइटेरिया पर्टिकुलरली बनाया ही नहीं कि राज्यसभा के मेंबर के पास ये होना चाहिए, नहीं, वो किसके ऊपर छोड़ दिया है? पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने क्या बना दिया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जो कि इन सब चीज़ों से डील करें, ठीक है, इन सब चीज़ों से डील करें। तो जहाँ तक मेरी बात है दोस्तों, इसके बाद जब धीरे धीरे हम लोग चलते जा रहे स्टोरी के साथ, तो पहले क्या था कि एवरी सेकेंड ईयर होता था, ठीक है, रिटायर्ड एवरी सेकेंड ईयर। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट आया 1951 का, याद रखिएगा, ये आपका लोकसभा के मेंबर्स को भी प्रोसीजर का रूल्स निकालता है, उसी तरह राज्यसभा भी निकालता है। अब ये हो गया है कि 6 साल, ठीक है, 6 साल तक बंदा जो है वो रहेगा ऑफिस में,
ठीक है। टर्म्स ऑफ ऑफिस जो है एक मेंबर का, जो मैं बता रहा था ना कि 2 साल तक है, लेकिन वो था आपका सिर्फ कब तक, जब तक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नहीं आया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आया, उसके बाद उसे 6 ईयर्स बढ़ा दिया गया। याद रखिएगा इस चीज़ को। सीधा क्वेश्चन पूछा सकता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइडेड द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा 4 ईयर्स, 2 ईयर्स और 6 ईयर्स और 3 ईयर्स। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, 2 ईयर पहले था, अब 6 ईयर्स हो गया है। ठीक है, किसके बाद? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के आने के बाद। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कर्टेल मेंबर्स ऑफ चूजन इन फर्स्ट राज्यसभा। ठीक है, चलिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं समझना, जो था वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा है। ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा मतलब क्या है? ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा मतलब ये हुआ कि ये कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है, अपने आप डिजॉल्व हो जाएगी 5 साल में, बता चुका हूँ मैं। ठीक है, डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। हाउएवर द प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू डिसॉल्व द लोकसभा। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बन गई, मोदी साहब ने गवर्नमेंट बना ली, लेकिन एमएलए जितने थे उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं सीधा कांग्रेस में। तो मेजॉरिटी कहाँ रही? मेजॉरिटी तो रही नहीं रही फिर, है ना। तो मेजॉरिटी नहीं रही, तो यहाँ पर जब प्रूव करने का कोई रहा नहीं ना, तो प्रेसिडेंट साहब जो है उसी टाइम में लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। 5 साल से पहले भी कभी भी लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। लेकिन प्रेसिडेंट साहब ऐसे नहीं कि वो अपने हिसाब से, मतलब मर्जी है तो मैंने कर दिया, बस ऐसे इच्छा हुई तो कर, नहीं। अगर मेजॉरिटी साबित नहीं हो रही है तो वो डिसॉल्व पहले ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 5 साल में 5th ईयर है लोकसभा का, उसी टाइम पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, ये 6 साल का भी हो सकता है, 6ठे साल भी वही गवर्नमेंट रहेगी। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, मे बी लॉ फॉर 1 ईयर एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। बस ऐसे धीरे धीरे समझते जाइए आप, बस यही इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 6 महीने तक ये चीज़ जो है, जैसे कि बन गए, 1 साल के लिए और लोकसभा चल गई ड्यू टू सम रीजंस, उसके आफ्टर 6 मंथ्स के बाद जो भी दोस्तों यहाँ पे जो लॉज बनाए गए थे ना, रूल्स एंड प्रोसीजर्स और बिल्स जो ले गए थे, वो 6 महीने के बाद इनवैलिड हो जाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगे, याद रखिएगा। आफ्टर 6 मंथ्स बना दिया, ठीक है, 1 साल बढ़ सकता है लोकसभा की लाइफ ड्यू टू सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस, और उसके बाद 6ठे साल में गवर्नमेंट डिसॉल्व, जो लॉज बने थे वो अगले 6 महीने के बाद डिसॉल्व हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्वालिफिकेशंस हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के। ठीक है, राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि राज्यसभा में 30 ईयर्स की एज है, मिनिमम आपकी 30 साल होनी चाहिए। लोकसभा में 25 साल से आप कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, 25 साल से कम नहीं होने चाहिए। तो लोकसभा में 25 साल डाल दिया और 30 साल डाल दिया आपका राज्यसभा में, ये याद रखिएगा। लोअर हाउस लोकसभा, तो लोकसभा बड़ा है लेकिन वहाँ पर 25 साल कर दिया सर, और राज्यसभा क्योंकि अपर हाउस बोला जाता है तो वहाँ पे 30 ईयर्स, क्योंकि वहाँ पे आर्ट लिटरेचर के लोग ज़्यादा आते हैं ना, है ना, डायरेक्ट इलेक्शन से भी नहीं आते हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस लोग चाहिए वहाँ पर। चलिए उसके बाद है कि कुछ और भी क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैंने बताया ना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में यहाँ पर राज्यसभा का कर दिया था 6 साल, है ना। तो इन्होंने कुछ और भी रूल्स निकाले, कुछ क्वालिफिकेशंस और भी निकाल रहे हैं, जो कि हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। यहाँ तक जैसे जैसे मैं लैंग्वेज की बस हिंदी में समझाता जा रहा हूँ, वैसे समझते चाहिए, आसानी से आप लोगों को बहुत कुछ समझ आ जाएगा इसको लेकर के। ठीक है, और प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, मैं रोज़ लेक्चर डाल रहा हूँ, शायद और भी फास्ट लेक्चर डालने लग जाऊँ, ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी सारी चीज़ें होती जाए। बने रहिएगा मेरे साथ। शब खैर, शुभ रात्रि।